नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छे से चलेगी। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था जनजातीय आंदोलन, इसमें हमने आपको राज्यवार बताने का प्रयास किया था कि कौन कौन से जनजातीय आंदोलन कहाँ कहाँ पर हुए थे। और जब हम विस्तृत रूप से बताने का प्रयास कर रहे थे तो उसमें हमने शुरू किया था पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में हम आपको पहले यानी कि इस जनजातीय आंदोलन के चौथे वीडियो में हमने आपको पश्चिम बंगाल में चुहाड़ या चुहाड़ विद्रोह को बताया था। उसके बाद जो हम दूसरा राज्य स्टार्ट किए थे झारखंड, तो झारखंड में हम आपको यानी कि पांचवें वीडियो में झारखंड में हमने आपको पहाड़ी आंदोलन, तमाड़ आंदोलन, चेर आंदोलन और हो विद्रोह के बारे में बताया था। आज हम उसी झारखंड में जो दो महत्वपूर्ण विद्रोह हो रहे हैं, एक कोल विद्रोह और एक संथाल विद्रोह, इसे बताने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, इस विद्रोह को यानी कि कोल विद्रोह और संथाल विद्रोह को शुरू करने से पहले जो इसकी पृष्ठभूमि थी, यानी कि इस विद्रोह को बहुत ही बड़े पैमाने पर कौन सी नीति के तहत यानी अंग्रेजों की कौन सी नीति के तहत ये कोल और संथाल सबसे ज़्यादा प्रताड़ित हुए थे, यानी इनका सबसे ज़्यादा शोषण हुआ था, वह था भू राजस्व व्यवस्था। यानी जब ब्रिटेन, आप ये कहें कि पूरा का पूरा औपनिवेशिक राज्य भारत को बनाते हैं, तो इनके द्वारा तीन प्रकार की भू राजस्व व्यवस्थाएं लागू की जाती हैं। एक होती है जिसका 3-4 नाम है लेकिन व्यवस्था एक ही है, जिसे इस्तमरारी व्यवस्था कहा जाता है या अस्थाई व्यवस्था कहा जाता है या मालगुजारी व्यवस्था कहा जाता है। यह इस्तमरारी, अस्थाई व्यवस्था या मालगुजारी व्यवस्था के तहत जो ज़मीनें होती थी, उस ज़मीनों का मालिक जो है जमींदार हो जाता था। इसी कारण इसे कभी कभी जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता है, जो कि ब्रिटेन के जितने भी विजित क्षेत्र थे या जहां पर ब्रिटेन जितने भी भारत के भूभागों पर शासन कर रहे थे, वहां पर 19% क्षेत्रों पर यह अस्थाई व्यवस्था लागू थी और 51% व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत, यानी 51% भूभाग पर रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू थी, जहां पर मालिक जमीन का जो है रैयत होता था, किसान होता था। यानी अंग्रेज सीधा सीधा टैक्स इन किसानों से वसूलते थे और 19% टैक्स जो है 19% भूभाग पर महलवाड़ी व्यवस्था लगाया गया था। ये एक हमने हल्का सा आपको ब्रिटेन की भू राजस्व प्रणाली के बारे में आपको बताने का प्रयास किया था। यानी कि आप समझ सकते हैं कि 19% भूभाग पर अस्थाई व्यवस्था लागू थी और 51% भूभाग पर रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू थी और 19% भूभाग पर महलवाड़ी व्यवस्था लागू थी। जब हम आपको भू राजस्व प्रणाली पढ़ाएंगे तो बताएंगे। फिलहाल यहाँ पर जो भू राजस्व व्यवस्था लागू थी वह थी अस्थाई व्यवस्था। अस्थाई व्यवस्था को इस्तमरारी व्यवस्था या मालगुजारी व्यवस्था कहा जाता था। इसके तहत जो ज़मीनें होती थी उसका मालिक जमींदार हो जाता था, इसीलिए इस व्यवस्था को जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता था। जब जमींदार हुए, यानी जब भूमि के मालिक जब जमींदार हो गए, तो अब जमींदारों को यह अधिकार दे दिया जाता था कि वह जो किसान खेती कर रहे हैं, यानी 2 साल या 3 साल जब भी जैसे भी किए, वो लोग उन्हें अपदस्थ कर सकते थे, यानी उन्हें हटा सकते थे, क्योंकि जमीनों के मालिक जमींदार होते थे। कि जमींदार जो है इन जमीनों को बेच भी सकते थे। इसी क्रम में जब जंगलों में हस्तक्षेप करते हैं, तो यह जो कोल विद्रोह की अब पृष्ठभूमि हम आपको समझाने का प्रयास करें कि जो इसका जो प्रमुख कारण था कोल विद्रोह का, तो कोल जनजाति की जमीन छीनकर मुस्लिमों एवं सिखों को बसाया जा रहा था। कारण यह था कि जो मुस्लिम होते थे, सिख होते थे, जब जैसे ही इंग्लैंड सिखों को अपने अधीन करते हैं, तो सिखों के जो बड़े बड़े सरदार होते थे, सेठ साहूकार, या मुस्लिमों में भी जो सेठ साहूकार होते थे, उन्हें वह जमींदार बनाते थे। तो यही जमींदार जो है वहाँ पर जंगलों में ज़मीनें ब्रिटेन से खरीद कर वहाँ पर सिखों और मुस्लिमों को, या कहें कि दोनों लोगों की मिली भगत से इन जनजातीय क्षेत्रों में सिखों और मुस्लिमों को बसाया जा रहा था। ये बड़े पैमाने पर एक बहुत बड़ा रोष था जनजातियों के अंदर। लेकिन इस घटना का तत्कालिक कारण क्या बना? तत्कालिक कारण दोस्तों यह बना कि चावल से निर्मित शराब पर, यानी जो जनजातीय लोग होते थे अपने उपभोग के लिए या कहें छोटे मोटे व्यापार के लिए चावल से शराब का निर्माण करते थे, चावल की भूसी से शराब बनाते थे और उसी शराब का वो कहीं न कहीं हमें लगता है हल्का फुल्का व्यापार भी करते थे और उसे उपभोग के लिए भी बनाते थे। इसी शराब पर अंग्रेजों ने क्या काम किया कि प्रतिबंध लगा दिया। इस प्रतिबंध जब लगाया तो इससे और
और भी बहुत कारण थे जिससे जनजाति लोग पहले से भी नाराज थे, लेकिन तत्कालिक कारण यही चावल से निर्मित शराब पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया। इस कारण यह विद्रोह की पृष्ठभूमि भी कहीं न कहीं तैयार कर दिया था। पहले भी तैयारी चल नहीं रही थी विद्रोह करने की, लेकिन तत्कालिक कारण यही था। इसके जो प्रमुख नेता थे, बुद्धो भगत थे, जोया भगत थे, केशव भगत थे, मानकी थे, मदरा महतो थे, सुरगा एवं सिगराय थे, गंगा नारायण सिंह थे और नरेंद्र शाह थे। ये इतने नाम याद रखिएगा। हो सकता है कभी इन आंदोलनों जो भी कोल विद्रोह में जो नेतृत्व करता है, कभी 3-4 लोगों का नाम दे दे। अगर आपसे ये पूछ ले कि यह लोग किस विद्रोह से जुड़े हैं, तो आप जानते रहिएगा। तत्कालिक कारण यह था 1831 तक, यहाँ पे हमने सबका नाम ही मेंशन किया है। 1831 तक यह आंदोलन छोटे स्तर पर सुरगा एवं सिगराय के नेतृत्व में चला, लेकिन आगे चलकर बुद्धो भगत ने बहुत ही बड़ी फौज तैयार कर ली, लेकिन उस फौज का कहीं न कहीं दमन कर दिया गया और 1832 में हजारों विद्रोहियों के साथ बुद्धो भगत की हत्या कर दी गई। जब बुद्धो भगत की हत्या कर दी गई तो 1832 से 1848 तक गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में यह विद्रोह चलता रहा। अंततः ये जो कोल विद्रोह हुआ, यह विद्रोह कोल विद्रोह जो है अंग्रेजों के द्वारा, यानी सेठ साहूकार जमींदारों के माध्यम से, और इनके पास आधुनिक हथियारों से लैस थे यह लोग, और क्रूरतापूर्वक यह कोल विद्रोह का दमन कर दिया गया। और दमन करने में जो महत्वपूर्ण अंग्रेज हैं उनका नाम था कैप्टन थॉमस विल्किंस। इन्हीं के द्वारा यह विद्रोह दमन किया गया था। ये जो कोल लोग थे, यह कोल लोग जो थे, यह मुंडा और मोहाली और उराव जनजाति, यानी जो कोल लोग जो राजमहल की पहाड़ियों पर और छोटा नागपुर के पहाड़ियों पर जो जनजातियां रहती थी, जैसे मोहाली जनजाति थी, उराव जनजाति थी, मुंडा जनजाति थी, यही जो लोग निवास करते थे, इन्हीं को कोल कहा जाता था। तो हमने आपको कोल विद्रोह के बारे में बताने का प्रयास किया, इनके प्रमुख नेता और उसके जो पहले से जो कारण थे जिसके अंदर जनजातियों का गुस्सा था, वो वहाँ पर सिखों और मुस्लिमों को बसाया जा रहा था, लेकिन तत्कालिक कारण चावल से निर्मित शराब पर रोक लगाया जाना, यह प्रमुख कारण था। हमने जब आपको प्रमुख कारण बता रहे थे तो वहाँ पर भी हम बता रहे थे कि 1822 में ये लोग अंग्रेज क्या करते हैं कि चावल से निर्मित शराब पर या महुआ से जो भी शराब ये लोग बनाते थे उस पर ये लोग रोक लगा देते हैं। और 1830 में यह जो है इस चावल से निर्मित शराब पर आबकारी नीति लगा देते हैं, यानी 4 आना प्रति घर टैक्स लगा देते हैं कि यदि कोई आदिवासी अब अपने घर पर शराब बना रहा है तो वो 25 पैसे जो है अंग्रेजों को टैक्स देगा आबकारी नीति के तहत। यह अभी एक बहुत ही बड़ा यह तत्कालिक कारण बना था। तो अब हम आते हैं जो एक महत्वपूर्ण विद्रोह हो रहा है, संथाल विद्रोह। कारण हमने आपको पहले ही बताया था, अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के कारण अंग्रेजों की जमीन पर कब्जा हो गया, जमींदार, महाजन, साहूकार, पुलिस के शोषण के कारण। आप यहाँ पर एक मेंशन करेंगे सर जो जमींदार होते थे इसमें सेठ, साहूकार, महाजन कैसे आए? तो जब जैसे ही 1765 से 72 के मध्य द्वैध शासन लागू होता है, तो द्वैध शासन जब समाप्त होता है तो अंग्रेजों ने टैक्स वसूलने के लिए पहले पंचसाला व्यवस्था लगाते हैं, यानी कि पंचसाला व्यवस्था, फिर एक साला व्यवस्था। ये पंचसाला और एक साला व्यवस्था में होता क्या था कि जो बोली लगाया जाता था कि कौन जितना ज़्यादा टैक्स अंग्रेजों को दे सकता था उन्हें यह अधिकार दिया जाता था। इसी क्रम में सेठ, साहूकार, महाजन भी अब धीरे धीरे जमींदारों की तरफ कन्वर्ट होने लगे, यानी ये लोग भी जमींदार बनने लगे। हुआ क्या था कि इन लोगों के पास पैसा होता था, ये लोग बोलियों के माध्यम से इस अधिकार को खरीद लेते थे और ये लोग जमींदार बन जाते थे। अब भाई जो ज़्यादा पैसा लगा के जमींदार बना है तो किसानों की मदद थोड़े करेगा, वह अपने हिसाब से टैक्स को वसूलने का प्रयास करेगा। किसानों की दयनीय अवस्था या परिस्थिति उन्हें इससे कोई मतलब नहीं होता था। तो जब हम आपको भू राजस्व व्यवस्था पढ़ाएंगे उपनिवेशवाद के चरण, वहाँ पे हम आपको विस्तार पूर्वक एकदम बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आप यह जान जाइए, जमींदार, महाजन, साहूकार, पुलिस के शोषण के खिलाफ, शोषण से संथाल लोग काफ़ी हद तक नाराज थे। पहले संथाल, यानी कि ये जो संथाल विद्रोह हो रहा है, पहले संथाल विद्रोह को हूल विद्रोह के नाम से जाना जाता था। यानी जब संथाल विद्रोह का नामकरण नहीं हुआ था संथाल विद्रोह के नाम से, तो इससे पहले हूल विद्रोह के नाम से जाना जाता था। ये लोग साल के वृक्ष की टहनी लेकर चलते थे, यानी जो विद्रोही होते थे वह साल के वृक्ष की टहनी लेकर चलते थे। इससे यह प्रतीक होता था कि यह विद्रोही हैं अंग्रेजों के खिलाफ या डीकुओं के खिलाफ। हूल विद्रोह था, हूल विद्रोह का नारा था, यानी
संथाल विद्रोह से पहले, संथाल विद्रोह को पहले हूल विद्रोह कहा जाता था और हूल विद्रोह का नारा था करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। करो या मरो, आप याद रखिएगा, कभी अगर यहाँ से पूछ ले करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो, या किस विद्रोह का नारा था, तो संथाल विद्रोह का नारा था। विद्रोह की शुरुआत कैसे होती है? विद्रोह की शुरुआत होती है अंग्रेजों के खिलाफ भगनीडीह नामक स्थान पर, जो भगनीडीह नामक स्थान पर झारखंड में 30 जून 1856 को 60,000 संथाल इकट्ठा होकर राय बनाते हैं कि हमें इन दिगुओं को, बाहरी लोगों को भगाना है, और विद्रोह की शुरुआत होती है। इसीलिए 30 जून 1856 को ही हूल क्रांति के नाम से इस दिवस को जाना जाता है। विद्रोह की शुरुआत 30 जून को हुई थी, इस कारण 30 जून को हूल क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसके जो प्रमुख नेता थे, एक थे सिद्धू थे और कान्हू थे। दो और महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, चांद सिंह थे और वीर सिंह माझी थे। तो अब हुआ क्या दोस्तों, तो जब यह 30 जून 1855 से कहें विद्रोह की जब शुरुआत कर देते हैं, तो यह हमला किस पर करते हैं? हमला जो भी अंग्रेजों के प्रतीक थे, चाहे वो सेठ साहूकार जमींदार थे, चाहे अंग्रेजों के द्वारा जो उस समय रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी उसे उखाड़ देना, और डाक व्यवस्था को लूट लेना, कागज पत्र कचहरियों को जला देना, यानी जो भी अंग्रेजों के प्रतीक थे, अंग्रेज जंगलों में हस्तक्षेप कर रहे थे, उन सारे प्रतीकों के ऊपर जबरदस्त प्रहार किया गया। तो हुआ क्या कि पूरे के पूरे क्षेत्र में मार्शल लॉ लगाया गया और सिद्धू और कान्हू पर 10,000 रुपये का इनाम भी लगाया गया। परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि अगस्त 1855 में सिद्धू को और 1856 में कान्हू की हत्या कर दी गई। विद्रोह का दमन हो गया। इसके जो प्रमुख नेता थे, ब्राउन लॉयड ने विद्रोह का दमन किया था, यानी अंग्रेज ब्राउन लॉयड ने विद्रोह का दमन किया था। और उस जो झारखंड में जो जहाँ पर संथाल लोग सबसे अधिक मात्रा में जनसंख्या में रहते थे, उस क्षेत्र को परगना को जिला बना दिया गया। उस जो तहसील थी उसे जिला बना दिया गया। तो हमने आपको हम व्यवस्थित रूप से आपको बताने का प्रयास किए थे। कोल विद्रोह और संथाल विद्रोह आप अच्छे से समझ गए होंगे। यदि कोई कमियां रह गई हो तो आप ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे देख लीजिए, हमने आपको लिखा भी है, अच्छे से आप देख सकते हैं। यदि कोई कमियां रह गई हों या कुछ अगर आप सुझाव देना चाहते हैं तो आप ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।